आज हम भारत के उस काले अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसे इमरजेंसी कहा जाता है, आर्टिकल 352। ये वो समय नहीं था जब लोग नारे लगाकर आज़ादी मांगते थे। ये वो समय था जब लोगों ने सचमुच में अपनी आज़ादी खो दी थी। वर्ष 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीत लिया था, जिसमें 518 में से 352 सीट कांग्रेस ने जीती थी और इसी के साथ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। सन 1971 में ही बांग्लादेश भी बना था, जिसके चलते गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा और आयरन लेडी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही सिचुएशन चेंज होती है। 25 और 26 जून की रात इंदिरा गांधी ने देश के इतिहास में इमरजेंसी का काला अध्याय लिख दिया। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से चुनी गई थी और इसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया। राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर कुल 6 आरोप लगाए थे। पहला आरोप, इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया, जिनका इस्तीफा तब तक राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया था। दूसरा आरोप, रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने स्वामी अद्वैतानंद को बतौर रिश्वत 50,000 रुपए दिए थे ताकि राजनारायण के वोट कट सके। तीसरा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग किया। चौथा आरोप, इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने ली। पांचवा आरोप, मतदाताओं को अपने साइड खींचने के लिए इंदिरा गांधी ने उनको कम्बल और शराब बंटवाए। छठा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव में निर्धारित सीमा से ज़्यादा खर्चा किया। 12 जून 1975 को राजनारायण की इस याचिका पर जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी माना गया और जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करते हुए 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी और राजनारायण को विनर घोषित कर दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई प्रधानमंत्री कोर्ट में हाजिर हुआ और उसे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। इनफैक्ट वहां पर मौजूद लोग उसके आने पर खड़े तक नहीं हुए। इस मामले में राजनारायण के वकील थे शांति भूषण, जिन्हें बाद में भारत का कानून मंत्री भी बना दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री निवास एक सफदरजंग रोड पर इमरजेंसी बैठक बुलाई। इंदिरा गांधी ने सभी नेताओं से फिर सलाह मांगी। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा देने वाले कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष DK बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता आप कांग्रेस अध्यक्ष बन जाइए और मैं तब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लूँगा। इसी बीच संजय गांधी की एंट्री होती है। एक्चुअली उस समय देश का जो पावर सेंटर था वो प्रधानमंत्री कार्यालय में ना होकर प्रधानमंत्री निवास में था, जिसे संजय गांधी चलाते थे। जो सारे बड़े बड़े डिसीजन होते थे वो सारे संजय गांधी द्वारा लिए जाते थे। तो संजय गांधी के बीच में एंट्री होती है और वो बुला के इंदिरा गांधी को अंदर ले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बड़े मुश्किल से ये कुर्सी हासिल हुई है, लोगों की बातों में आके आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। संजय गांधी की सलाह के बाद ही इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पीठ जज जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने 24 जून के दिन इस मामले में सुनवाई करी और कहा कि वह इस फैसले पर पूरी तरीके से रोक तो नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री तो बने रहने दिया, पर संसद में वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने तक नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी के इस्तीफा में अड़ गए। एक तरफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ उन्हें पूरा विपक्ष घेर रहा था। गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन के बाद पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हो गया। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण, जिन्हें JP के नाम से भी जाना जाता है, वह विपक्ष की अगुवाई कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और आज़ादी के बाद इन्होंने कुर्सी की चिंता न करते हुए इन्होंने क्लियर ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं सिर्फ जनसेवा करूंगा, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, जिसके चलते बिना कोई पार्टी ज्वाइन किए देश के लिए काम कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण इस इंसिडेंट के बाद लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगले दिन 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान पर एक रैली आयोजित की। उस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, JB कृपलानी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे तमाम दिग्गज नेता एक साथ मौजूद थे। इस रैली में लाखों लोग एकजुट हो गए। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की एक पंक्ति से की, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने रैली को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी की हालत विपक्ष के तेवर देखकर और ज़्यादा नाजुक हो गई और विपक्ष के साथ
लोग भी एकजुट होकर सड़कों पर आने लग गए। 25 जून 1975 की आधी रात इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के पेपर में दस्तखत करवा लिए। आपातकाल के पीछे आंतरिक अशांति को वजह बताई गई और इसके तुरंत बाद जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर समेत सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 26 जून की सुबह 6 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें कैबिनेट के मंत्रियों से विचार विमर्श करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सूचित करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी कि इमरजेंसी लगा दी गई है। इस बैठक के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो की तरफ रवाना होती हैं, जहां से इन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये बताया कि देश में इमरजेंसी लगाई जा रही है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया और सरकारी मशीनरी उसे कुचलने में लगी रही। जो इमरजेंसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाता उसे सीधे उठा के जेल में डाल दिया जाता। उस समय तकरीबन 11 लाख लोगों को जेल में डाला गया था और इस समय संजय गांधी की मनमानियों की सीमा पार हो गई थी। उनके इशारे में न जाने कितने लोगों की जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करा दी गई और इमरजेंसी लगते साथ ही प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई, ताकि कोई भी न्यूज़पेपर या मीडिया सरकार के अगेंस्ट ना बता सके। कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। कई न्यूज़पेपर तो बाद में छपने भी लग गए, पर पहले उसको चेक किया जाता था कि कोई भी बात सरकार के अगेंस्ट तो नहीं लिखी। मतलब मीडिया पर पूरा कंट्रोल आ चुका था। जो भी चीज़ पब्लिक तक पहुंचेगी, जो भी चीज़ न्यूज़ में दिखाई जाएगी, उस चीज़ को पहले संजय गांधी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो चीज़ दिखाई जाएगी। उस दौरान इमरजेंसी का विरोध करने की सज़ा होती थी सीधे जेल और 21 महीनों में लगभग 11 लाख लोगों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा की गई। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी लगाने के 2 तर्क दिए गए हैं। पहला कि युद्ध जैसे हालत बन जाए, जिसे आप बाहरी आक्रमण कह सकते हैं, और दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब देश की शांति भंग होने की स्थिति। इन 2 तर्कों पर ही भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है और 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई उसमें यही तर्क दिया गया कि देश की शांति भंग हो रही है। मतलब विपक्ष अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो देश की शांति भंग हो रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इमरजेंसी का जिक्र है। एक है आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा 356 जो है प्रेसिडेंट रूल और तीसरा 360 जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, मतलब आर्थिक आपातकाल। तीनों ही इमरजेंसी राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं लगाई जा सकती। राष्ट्रपति भी ये मंजूरी संसद से आए लिखित प्रस्ताव पर ही दे सकता है और चाहे तो रोक भी सकता है। इमरजेंसी लागू होने के बाद इसे संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है और अगर इसका अपोज नहीं होता है तो फिर 6 महीने करके इसको बढ़ाया जाता है। मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, डायरेक्ट इसको नहीं बढ़ा सकते 2 साल तक, 6-6 महीने के इंटरवल में ही बढ़ाया जाता है। 1975 में लगी इमरजेंसी 21 महीने तक चली थी। मतलब 4 बार इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया और किसी ने रोक भी नहीं लगाई क्योंकि उस समय पूरी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इमरजेंसी खत्म कैसे होती है। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति इमरजेंसी को मंजूरी दे ठीक उसी तरह लिखित रूप में इसे खत्म भी कर सकते हैं। इमरजेंसी को खत्म करने के लिए संसद की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि कोर्ट द्वारा इमरजेंसी की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी के जस्ट बाद 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में 48वां संशोधन करते हुए कोर्ट से ये पावर छीन ली थी। मतलब अब कोर्ट भी इसकी समीक्षा नहीं कर सकता था। इसके ठीक 2 महीने बाद संविधान में 39वां संशोधन किया गया, जिसके तहत कोर्ट प्रधानमंत्री पद में नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच नहीं कर सकता। मतलब पूरी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग कर ली गई थी। इसके बाद जैसे ही इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को खत्म हुई, इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी। पर भले ही विपक्ष पूरा जेल में था, जयप्रकाश नारायण की लड़ाई निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुकी थी। इंदिरा गांधी बुरे तरीके से इलेक्शन में हारती हैं और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। जनता के साथ जो 2 साल अन्याय किया गया, जो डेवलपमेंट रोका गया, जो लोगों को उठा उठा के जेल में डाला गया, नेता अगर घर पे नहीं मिलते तो उनके परिवार को सताया गया, इन सब की सज़ा जनता ने इलेक्शन में इंदिरा गांधी को दे दी थी। और फिर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद मोरारजी सरकार ने संविधान में वापस संशोधन करते हुए कोर्ट को उसके अधिकार वापस दिए। मतलब जो 38th अमेंडमेंट था और 39th अमेंडमेंट था वो वापस से चेंज करके कोर्ट को उसके अधिकार वापस दिए गए। इसके बाद इमरजेंसी के प्रोविजन में अमेंडमेंट करके आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह भी जोड़ दिया गया, ताकि भविष्य में फिर कोई दूसरी सरकार इसका दुरुपयोग ना कर सके। इमरजेंसी सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि कांग्रेस के इतिहास का भी एक काला अध्याय है, जिस पर ज़्यादा कोई जिक्र नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।